वेलकम इन दिस एपिसोड। आज हमारे साथ डॉक्टर रणवीर सिंह हैं और आज हम बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर बात करेंगे क्योंकि बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं। वेलकम सर। धन्यवाद। सर पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि सबसे मुश्किल हम लोग एग्ज़ाम पर आते हैं कि सबसे मुश्किल एग्ज़ाम होता है साइंस का। वो 10th में बच्चे इसको लेकर थोड़ा प्रेशर में रहते हैं और 12th में तो रहते ही है बच्चे प्रेशर में। तो मतलब जब साइंस का पेपर हमारे सामने भी जब आता था, साइंस का पेपर जब सामने आता है तो मतलब वो भी भूल जाते हैं कई बार बच्चे जो याद किया है। तो कैसे बच्चे इसको खुद को कंफर्ट जोन में लाए उस एग्ज़ाम को लेकर, यही सर बताएं। देखिए ऐसा है, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो गणित हो, जी सर। अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, पढ़ाई से मेरा मतलब ये है कि अगर आपने पूरे साल चीज़ों को ठीक से समझा नहीं है, जो फार्मूले हैं उनको ठीक से समझा नहीं है, पढ़ा नहीं है, प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप ये सोचें कि लास्ट में मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर लूँगा जाके बोर्ड एग्ज़ाम में या एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाके, तो वो संभव नहीं है। साइंस और मैथ्स 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको हमें पूरे साल अगर हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और उसका रिवीजन हम टाइम टू टाइम कर रहे हैं, तभी जाके हम जो आपने अभी कहा जो हम कंफर्ट जोन की बात कर रहे हैं, तो कंफर्ट जोन तभी हम फील कर पाएंगे अगर हमने पूरे साल उन चीज़ों को ठीक से पढ़ा है, समझा है और उनकी रेगुलर प्रैक्टिस की है। अन्यथा जो है वो, अगर आप ये सोचें कि लास्ट के हम 1 मंथ में या लास्ट के हफ्ते में कर लें रिवीजन, तो वो संभव नहीं है। आप कर भी लेंगे लेकिन एग्ज़ाम में जाके वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, सब भूल जाएंगे आप। रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस के अलावा दूसरा कोई विकल्प बच्चों के पास है नहीं। साइंस में हो, चाहे वो गणित में हो, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो अंग्रेजी में हो, कोई भी सब्जेक्ट आप ले लें। अगर आपने पूरे साल मेहनत नहीं की है और रेगुलर रिवीजन नहीं किया आपने और चीज़ों को लिखने की प्रैक्टिस नहीं की है आपने, चीज़ों को लिख लिख के नहीं देखा है, तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि बच्चा एग्ज़ाम में लिखने में संभव नहीं हो पाएगा। वो लिख ही नहीं पाएगा एग्ज़ाम में, और लिखेगा भी तो टूटा-फूटा लिखेगा वो। कहीं से कहीं लिख देगा, कहीं कुछ लिख देगा, तो वो नंबर आने संभव ही नहीं है, फिर नंबर मिलेंगे नहीं उसको अच्छे। या तो वो फ़ेल होगा या फिर वो 3rd डिवीज़न में पास होगा। तो मेरे विचार से तो ये मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि साइंस में और गणित में, दोनों विषयों में आप समय से पूरा जो सिलेबस है उसको बाँट लें और जो आपके जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसको आप घर आके रेगुलर प्रैक्टिस करें उस चीज़ की। घर आके भी उसको पढ़ें दोबारा बैठ के, और उसको इन रिटन प्रैक्टिस करनी है आपको। एक सवाल को जब तक आप कम से कम 50 बार नहीं कर लेंगे, तब तक एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप उस सवाल को नहीं कर पाएँगे। एक जो 10th क्लास के बच्चे होते हैं उनके लिए बोर्ड एग्ज़ाम पहली बार होता है, तो उनका कई बार उनके मन में सवाल होता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम है तो कितने मुश्किल है। तो क्या वो ऐसे ही एग्ज़ाम मतलब उनको फ़ील करना चाहिए जैसे वो अपने स्कूल में एग्ज़ाम होते हैं, या फिर मतलब एक बहुत ऐसा होता है? देखिए, थोड़ा-सा अंतर ये होता है बोर्ड एग्ज़ाम को लेके कि जो हमारे रेगुलर एग्ज़ाम्स होते हैं, वो हमारे स्कूल में हो जाते हैं। तो थोड़ा-सा बच्चों को कम्फ़र्ट ज़ोन रहता है कि मेरे टीचर हैं, मेरा वही कमरा है, वही स्कूल का कैंपस है। थोड़ा-सा उसको फ़ैमिलियर लगता है वो चीज़ें। बोर्ड एग्ज़ाम में ये होता है कि भई आपका सेंटर दूसरे स्कूल में लगा जाके, टीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, नया कैंपस मिल रहा है। अंतर सिर्फ़ इतना ही है, लेकिन अगर आपने मेहनत की है, चीज़ों को पढ़ रखा है पहले से, समझ रखा है आपने, और रेगुलर आपने प्रैक्टिस की हुई है अच्छे से, अच्छी चीज़ों को समझ के, अच्छे से सब चीज़ों को, जो आपके टॉपिक्स हैं उनको ठीक से आपने समझा है, आत्मसात किया हुआ है आपने अगर उन चीज़ों को, तो मेरे विचार से तो ये है कि वही एग्ज़ाम वहाँ भी होना है, वही एग्ज़ाम वहाँ होना है। तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं है, तो चाहे वो आपके होम एग्ज़ाम हो, चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम हो, तो ना तो वहाँ कर पाएँगे, ना आप बोर्ड में कर पाएँगे। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, और इस चीज़ को लेके मैं ये कहता हूँ कि तनाव लेने की आवश्यकता भी नहीं है। आप अपना फ़ोकस सिर्फ़ पढ़ाई पे करें। एग्ज़ाम चाहे आपके स्कूल में हो, चाहे वो दूसरे स्कूल में हो, कहीं जाके बोर्ड एग्ज़ाम जिसे आप कह रहे हैं, तो अंतर कहीं कुछ आने वाला नहीं है। अगर आपकी तैयारी बड़ी अच्छी से कर रखी है, आपने मेहनत की हुई है, बढ़िया से आप पढ़े हैं, चीज़ों को समझा है आपने, और रेगुलर प्रैक्टिस आपने की हुई है, तो मेरे विचार से कोई ज़्यादा अंतर उसमें आता नहीं है। एक 10th के बाद जैसे ही एग्ज़ाम होते हैं उसके बाद बच्चे स्ट्रीम चुनते हैं कि साइंस चुनते हैं, कॉमर्स चुनते हैं। तो इस चीज़ को लेकर बच्चों के मन में काफ़ी सवाल होते हैं कि क्या चुनना चाहिए?
और कितना ज़्यादा मायने रखता है ये करियर में? तो ये मतलब सवाल होता है कई बच्चों के मन में कि क्या चुनना चाहिए 10th के बाद? आप कुछ टिप्स देना चाहोगे कि किस तरह के इंटरेस्टेड बच्चों को क्या चुनना चाहिए? देखिए 10th के बाद स्ट्रीम की बात आती है, स्ट्रीम हमारे पास ह्यूमैनिटी है और कॉमर्स है, फिर साइंस है। जी हाँ। और साइंस में भी 2 चीज़ें हैं, वही बायोलॉजी है आपके पास या मैथ्स है आपके पास। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है। अंतर सिर्फ कहाँ आता है, बायोलॉजी और मैथ्स में आता है। तो बच्चे को खुद भी थोड़ा सा इंटरेस्ट पता लग जाता है अपना कि मैं किस फील्ड में जाना है या किस स्ट्रीम में जाना है। तो बच्चे को लग रहा है कि मैं मैथ्स में बहुत अच्छा कर पा रहा हूँ, मेरी स्पीड अच्छी है, मैथ्स में मैं चीज़ों को अच्छे से समझ लेता हूँ, मेरी रीजनिंग पावर अच्छी है, मेरी कैलकुलेशन अच्छी है, मैं कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कर लेता हूँ चीज़ों को समझ के। तो बच्चे को मुझे लगता है कि वो मैथ्स में जाना चाहिए। बच्चे का रुझान अगर लग रहा है 10th में मुझे बायोलॉजी अच्छी लग रही है, मैं चीज़ों को बायोलॉजी के में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैथ्स में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, कैलकुलेटिव पावर मेरी अच्छी नहीं है, तो निश्चित तौर पे फिर बायोलॉजी में जाना चाहिए। और अगर लग रहा भाई कॉमर्स में उसको इंटरेस्ट है कि भाई मुझे इंटर के बाद कुछ ऐसे फील्ड में जाना जहाँ कॉमर्स की आवश्यकता होगी, तो वो कॉमर्स में जाएगा। थोड़ा सा इसमें गाइड जो है टीचर्स भी कर सकते हैं और घर के पेरेंट्स भी उसको गाइड कर सकते हैं कि तुम बायोलॉजी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तुम्हारी अच्छी समझ है बायोलॉजी को लेके, तो आप बायोलॉजी में चले जाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले लो, बायोलॉजी स्ट्रीम में चले जाओ, है ना। तो ये चीज़ अगर बच्चों को लग रहा है कि ना तो वो बायोलॉजी में अच्छा है ना वो मैथ्स में अच्छा है, लेकिन ह्यूमैनिटी में अच्छा कर रहा है, सब्जेक्टिव उसका जो जो आपकी जो भाषा को लेके जो चीज़ें हैं या सोशल साइंस को लेके अच्छा कर रहा है और मैथ्स में कमज़ोर है, वो नहीं कर पा रहा है, तो ह्यूमैनिटी में जाना चाहिए। ह्यूमैनिटी के बाद भी बहुत सारे ऑप्शन हैं उसके पास, जा सकता है उसमें भी, बहुत अच्छी फील्ड है उसमें भी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप साइंस लेंगे तभी बहुत अच्छा कर पाएंगे, ह्यूमैनिटी में भी आप बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं। और अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना बाद में सोचते हैं, जी। तो लौट के फिर आपको वहीं आना पड़ेगा। आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, सोशल साइंस भी पढ़नी है, आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी है, बेसिक्स तो सब वहीं से करने हैं आपको तब भी। तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है इन चीज़ों को लेके कि भाई ह्यूमैनिटी ले लिया तो आपको लगता है यार मेरा थोड़ा सा लेवल कम हो जाएगा, साइंस ले रहा हूँ तो ज़बरदस्ती कोई ये चीज़ ना लें एक मतलब सोच बनी हुई है कि साइंस वाला बच्चा तो अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छा ऐसा नहीं है। और ह्यूमैनिटी वाला कम। ह्यूमैनिटी में भी बहुत चीज़ें हैं और बहुत मुश्किल चीज़ें भी हैं। अगर आप संस्कृत की बात करें तो संस्कृत अपने आप में एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, तो हर एक के बस की उसको भी नहीं पढ़ना है। अंग्रेजी में जाना चाहे तो अंग्रेजी भी बहुत आसान नहीं है, मेहनत तो सब में ही करनी पड़ेगी आपको, अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो मेहनत तो सभी में है। साइंस को लेके थोड़ा सा हमारे मन में एक मिथ बना हुआ है कि साइंस बहुत टफ है। डिपेंड करता है कि आपका रुझान अगर है तो वो भी आसान लगेगा आपको, साइंस भी। गणित में रुझान है तो गणित भी आसान लगेगा आपको। रुझान नहीं है, चीज़ों को समझने की आपके अंदर क्षमता इतनी नहीं है, हर बच्चे का दिमाग अलग अलग होता है, ईश्वर ने जैसा बनाया है वो। तो ऐसा नहीं है कि आप ह्यूमैनिटी ले रहे हैं तो आप कहीं डाउन में आ जाएंगे या आपको कमतर समझा जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ह्यूमैनिटी लेके भी आप बहुत अच्छे फील्ड में जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं कल एक बच्चे से बात कर रहा था तो वो बता रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि 3 घंटे 15 मिनट कम पड़ जाते हैं। तो वो बोल रहा था कि ऐसा भी नहीं है कि पेपर एग्ज़ाम बहुत बड़ा आता है। तो वो क्या बोल रहा था कि एक तनाव रहता है कि वक़्त को लेकर, मतलब वक़्त जा रहा है, वक़्त को देख रहे हैं, एग्ज़ाम कर रहे हैं, फिर वक़्त टाइम को देख रहे हैं, एग्ज़ाम कर रहे हैं। तो इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए क्या बच्चों को क्या करना चाहिए कि टाइम देखना ही नहीं चाहिए या मैं क्या? बताता हूँ। देखिए टाइम तो सबके पास उतना ही है, जो टॉपर्स हैं जो 90 प्लस मार्क्स लेकर आ रहा है उसके पास ही वो 3 घंटे ही होते हैं, और जिसके 33 मार्क्स आ रहे हैं उसके पास भी वही 3 घंटे हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने राइटिंग प्रैक्टिस कितनी की हुई है। जो सवाल में पूछा जाए आपको उत्तर उतना ही लिखना है। अगर 2 नंबर का सवाल है, आप उसमें लगातार लिखने में लगे, बड़ा लिख दिया आपने, तो टाइम आपको बड़े सवालों में कम पड़ जाएगा निश्चित तौर पे। 1 नंबर का सवाल है, आपको 1 शब्द लिखना है, आप उसमें 4 लाइन लिख रहे हैं, तो वो बेकार है, मिसयूज़ है वो आपके टाइम का। अगर 1 शब्द का आंसर लिखना है तो 1 शब्द में लिखिए उसको। और दूसरी चीज़ बात जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, हमेशा कहता हूँ, जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, घर पे बैठ के पुराने क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व नहीं करेंगे, घड़ी रखिए सामने, पुराना क्वेश्चन पेपर रखिए और उसको 3 घंटे में करने की प्रैक्टिस कर लीजिए। निश्चित तौर पर अगर आप ये करते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में वो 3 घंटे भी आपको
फालतू लगेंगे, एक्स्ट्रा लगेंगे, आपका पेपर उससे पहले ही हो जाएगा। ये किया जा सकता है। तो ये बच्चे करते नहीं है इस चीज़ को, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस बहुत मस्ट है। और जो औसत बच्चा है अगर वो प्रैक्टिस करता है बार बार चीज़ों की, याद करके लिखता है, उन चीज़ों को लिखने की प्रैक्टिस करता है, तो वो टॉपर के बराबर वो भी पहुंच सकता है। अंतर सिर्फ इतना है कि वो टॉपर्स बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और औसत बच्चा नहीं करता है। वो 1-2 बार पढ़ेगा और छोड़ देगा, तो वो एग्ज़ाम में लिख ही नहीं पाएगा, फिर वो सोचने में समय लगाएगा वहाँ पे। मेरा ये मानना है कि अगर बच्चे ने एक सवाल को 50 बार लिख के देख लिया, तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपका हाथ खुद ब खुद चलेगा, सोचना नहीं पड़ेगा। हाथ को ये पता होगा कि मुझे इसके बाद ये शब्द लिखना है, क्योंकि वो ब्रेन में इतना फीड हो चुका है आपके कि ब्रेन ऑटोमेटिक आपके हाथ को कंट्रोल करेगा कि उसके बाद ये बताएगा ब्रेन कि इसके बाद ये शब्द आना है। और वो बच्चे कर नहीं पाते। अंतर यही होता है कि प्रैक्टिस नहीं करते बच्चे लिखने की। तो लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। अगर बच्चे लिखने की प्रैक्टिस करें, डेली लिखने की प्रैक्टिस करें, तो निश्चित तौर पर बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी तनाव के। और ये बहुत ज़रूरी है, जैसा आपने बताया कि जहाँ एक शब्द में आंसर को मांगा गया है, वहाँ पर एक शब्द में लिखना चाहिए, वहाँ 3-4 लाइन नहीं लिखनी चाहिए। और जहाँ लॉन्ग में मांगा गया है आंसर, वहाँ पे हाँ, लॉन्ग जितने शब्दों में आवश्यकता उतने शब्द लिखिए। सुना लिखना चाहिए। बच्चे मेनली ऐसा करते हैं कि मतलब टाइम ख़राब हो जाता है कि मतलब छोटा आंसर मांगा गया। सोचने में समय आप लगाओगे, याद है नहीं सवाल, आप तो सोचने में समय लगाओगे, तो वो समय वेस्ट होना ही है आपका। तो कमी वहीं से आ जाती है कि प्रैक्टिस नहीं की आपने पहले उन सवालों को लेके। अगर आप मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स में आपने कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं की, आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, स्लो कैलकुलेशन है, तब भी आपका समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपने घर पे प्रैक्टिस नहीं की है पहले। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं बार बार कहता हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसके अलावा दूसरा विकल्प आपके पास नहीं है। और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको छोड़ दे, इसको छोड़ दें, आगे बढ़ना चाहिए। वो आगे बढ़ जाए। आगे अगर समय बचे तो लास्ट में जब आप एक बार देख लें मेरे सारे क्वेश्चन हो गए हैं, कोई छूटा तो नहीं है, आपके पास समय अगर है तो छूटे हुए क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कर सकते हैं आप। बच्चे वहीं रुक जाते हैं, ना रुकना नहीं है, जो आता जाए उसको करते जाएं। जो आता नहीं है वही सोचने मतलब नहीं। सोचते रहते हैं, सोचना नहीं है। वही बैठ। जो क्वेश्चंस आपको बेहतर आते हैं उनको आप पहले अटेम्प्ट कर लें, उनमें समय लगाएं। और जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपके पास समय बचता है, तो आप उन क्वेश्चंस को बाद में अटेम्प्ट करें। ठीक है सर, मतलब ये कोई इंटरव्यू तो नहीं है, और कुछ आप टिप्स देना चाहोगे बोर्ड एग्जाम को? मेरी सिर्फ एक ही टिप्स रहती है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, बच्चों को प्रैक्टिस प्रैक्टिस ज़्यादा प्रैक्टिस। से ज़्यादा चीज़ों को समझें, चाहिए बच्चों को। समझें, पहले चीज़ों को रीड करें आप, पहले उसको पूरा चैप्टर पढ़ लें आप एक बार, चैप्टर को भी कई बार आप पढ़ें। बिटवीन द लाइन्स क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई में, और बोर्ड एग्जाम्स में अब यूपी बोर्ड में वही होने लगा। अगर आपने पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ा है ठीक से, तो आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप नहीं कर पाएंगे। तो एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना है आपको। शॉर्ट नोट्स बनाइए, पूरे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाइए, पॉइंट टू पॉइंट लिख के। और जब आप दोबारा रिवाइज करेंगे तो उन नोट्स को आपको रिवाइज करना है, तो पूरा चैप्टर आपको रिवाइज हो जाएगा शॉर्ट नोट्स में। छोटी छोटी चीज़ें आप नोट्स बना के रखिए अपने पास, और सडनली आप उसको पूरा लेके बैठेंगे, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा आपका। जो की पॉइंट्स हैं उनको बना लें आप पूरे चैप्टर्स के, और उनको आप रिवाइज करते रहें बार बार। और आंख बंद करके आप बैठें तो पूरा चैप्टर आपको रिवाइज हो जाएगा, शुरू से लेके अंत तक क्या पूरे चैप्टर में, वो सारा का सारा आपको यहाँ दिखाई देगा लिखा हुआ, अगर आपने उस चैप्टर को बार बार पढ़ा है। पूरे साल की ये मेहनत होती है, पूरे साल की मेहनत। पूरा एक साल आप हफ्ते में 10 दिन में नहीं कर कोई सकते, करता है तो संभव नहीं है वो। तभी ये हो पाता है। पूरे साल की जो मेहनत होती है, मेनली सर ने बताया है कि, और प्रैक्टिस मेन बताया है कि पूरे साल जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं वो अच्छे मार्क्स भी लाते हैं और अच्छे निकल पाते हैं, 90+ भी मार्क्स लाते हैं। अदरवाइज कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता है कि आप 1 महीने में या फिर 2 महीने में या फिर संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। संभव नहीं है। और अगर आपने पूरी प्रैक्टिस की है तो आप लास्ट में रिवाइज कर सकते हैं उन चीज़ों को, जी, लेकिन आप सोचें कि मैं पूरा सिलेबस आप 1 महीने में मैं कर लूँ, संभव नहीं है, नहीं कर पाएंगे आप। और कर भी लेंगे तो नंबर नहीं आएंगे आपके, कर तो लेंगे आप लेकिन लिख नहीं पाएंगे एग्जाम में जाके। हाँ तो प्रैक्टिस ही इसका एक मात्र विकल्प है कि कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है, कंटिन्यू आपको पढ़ना है पूरे साल, तब जाके आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो सर से हमने बात की, और बात करने के बाद मेनली यही बात सामने आती है कि आप पूरे साल अगर आप पढ़ते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं, लगातार आप प्रैक्टिस करते हैं,
तो यही एकमात्र विकल्प है अच्छे मार्क्स लाने का, 90+ मार्क्स लाने का। अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते हो 1 वीक, 2 वीक या फिर 1 मंथ, 2 मंथ में आप ऐसा नहीं कर पाओगे। और अगर आप करने की कोशिश भी करते हो तो आप अच्छे मार्क्स आप नहीं ला पाओगे। प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, पूरे साल आपको पढ़ना चाहिए अपने सिलेबस को, मेनली यही होता है। थैंक यू सर बात करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।